हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 11th एंड 12th ऑफ मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कल संडे था तो संडे को हमारा डेली करंट अफेयर्स नहीं हुआ था, लेकिन हमने टॉप 80 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। अगर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को नहीं देखा है तो ये मेरा छोटा सा सजेशन है, आप इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि जो वीकली करंट अफेयर्स का सेशन होता है वो आपके रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है और वीकली करंट अफेयर्स के सेशन से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो आज तो बहुत अच्छा दिन है, 12th ऑफ मई। आज है बुद्ध पूर्णिमा। तो सबसे पहले आज के हम इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें आईएमआर के बारे में, एमएमआर के बारे में बताया गया है। हम उस रिपोर्ट पे बात करने वाले हैं और काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। चलिए, आज है 12th ऑफ मई, तो हम 11th और 12th ऑफ मई को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, आज है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा का दिन खास क्यों होता है? बुद्ध पूर्णिमा का दिन खास इसलिए होता है क्योंकि आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एंड महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। तो तीनों जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आज ही के दिन हुए थे, बर्थ, इनलाइटमेंट एंड महापरिनिर्वाण। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1999 में, 1999 में, और आज के दिन हम यूनाइटेड नेशन डे ऑफ बैसाख के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जो पूरा सेलिब्रेशन है वो वियतनाम में किया गया है, ये बात आपको पता है। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? किरण रिजिजू ने। ये बातें भी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस की हैं। बात समझ में आ रही है? गौतम बुद्ध जो है वो फाउंडर है बुद्धिज्म के। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो गौतम बुद्ध से संबंधित है। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा लुम्बिनी ग्राम के बारे में, जो कि नेपाल में है, जहां पे सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ गौतम जो है वो साख क्लेन से बिलोंग करते थे। बोध गया वो जगह है जहां पर इन्हें इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर सारनाथ, सारनाथ आपने जगह सुनी होगी। आप लोगों ने सुना होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं श्रावस्ती के बारे में, तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी ने अपना लास्ट उपदेश देने का काम किया था। सॉरी, श्रावस्ती में लास्ट उपदेश नहीं दिया था, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा समय स्पेंड करने का काम, सबसे ज्यादा जो इनकी मीटिंग्स हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं? श्रावस्ती में हुई है, जो कि कौशला किंगडम की कैपिटल थी। गौतम बुद्ध जी का जो लास्ट सेरेमन था, जो लास्ट उपदेश था, वो वैशाली में हुआ था। और कुशीनगर वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध जी को क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए, अब बात करते हैं 12th ऑफ मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे भी मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था? वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं और अदर सोल्जर्स हैं उनकी मदद की थी। इन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है और इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी को हम इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? नर्सेज, अ वॉइस टू लीड, डिलीवरिंग क्वालिटी, सिक्योरिंग इक्विटी। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ना बात करेंगे 11th ऑफ मई के बारे में। 11th ऑफ मई को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th ऑफ मई को ही क्यों मनाया जाता है? 11th ऑफ मई 1998 को अगर हम देखेंगे तो पोखरण 2 जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द इंडिजीनियस डेवलप्ड हंसा 3 एयरक्राफ्ट, बेंगलुरु में भी हमने इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट की थी। फिर हमने त्रिशूल मिसाइल को भी सक्सेसफुली टेस्ट किया था। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिसाइड किया सिंस 1999 हम हर साल 11th ऑफ मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम क्या है? यंत्र। यंत्र का मतलब है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। तो 3 इंपॉर्टेंट डेज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, अब बात करेंगे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिक्स रिपोर्ट्स के बारे में।
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। इसमें 2019 से 2021 तक का डेटा लिया गया है। इसमें बताया जाता है कि हमारे देश में IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है, ये सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। और कहा गया है इस रिपोर्ट में कि हमारे देश का जो MMR और IMR है वो डिक्लाइन हुआ है। अब ऐसे कई सारे बच्चे हो सकते हैं जो इन सभी टर्म से परिचित नहीं है कि आखिरकार ये IMR क्या है, MMR क्या है। तो आइए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ आपको। सबसे पहले होता है TFR। TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ऑन एन एवरेज कोई भी लेडी अपने जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है वो TFR होता है, मतलब एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कोई भी वीमेन के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो आपका क्या है TFR, जो कि आपको 2.1 के आसपास देखने को हमारे देश में मिलता है। NMR, NMR का मतलब होता है न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पे पर 1000 लाइव बर्थ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जो 28 डेज कंप्लीट नहीं कर पाते और 28 डेज कंप्लीट करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उसे हम न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 कंप्लीटेड डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ। IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल से कम का बच्चा, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो रही है। तो पर 1000 लाइव बर्थ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल कंप्लीट नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये रेशियोज डिफाइन किए जाते हैं। अब यहाँ पे हाइलाइट्स है 2014 से 2016 और 2019 से 2021 के बीच का कंपैरिजन है। हमें जो डेटा याद रखना है वो ये वाला डेटा याद रखना है, ठीक है। जैसे कि TFR कितना है, 2 है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब यहाँ पे बच्चों को जन्म देते समय कितनी माताएं हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है पर लाख लाइव बर्थ पे। तो 1 लाख लाइव बर्थ पे अगर आप देखेंगे तो 93, कितना, 93 ऐसी मदर्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो हमारे देश का जो MMR है वो 93 है। IMR कितना है, 27 है पर 1000 लाइव बर्थ। NMR कितना है, 19 पर 1000 बर्थ। सेक्स रेशियो एट बर्थ कितना है, 913 पर 1000 मेल चिल्ड्रन, मतलब 1000 मेल चिल्ड्रन के जन्म होने पर 919 फीमेल चिल्ड्रन का जन्म होता है, ये इसका मतलब है। और TFR कितना है, 2 है। तो आपको ये वाला डेटा याद रखना है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। MMR 93 है पर लाख बर्थ, IMR 27, NMR 19, सेक्स रेशियो 913 और TFR 2 आपको देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इसके स्टेटस के बारे में। 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिफाइन किया गया था। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिनको अचीव करने का टारगेट 2030 तक का है। अब यहाँ पे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं कि हमारे देश का जो MMR है वो 70 होना चाहिए, लेकिन अभी हमने देखा कि कितना है, MMR अभी हमारा 93 है। हमें करना कितना है, 70 करना है। अंडर 5 मोर्टेलिटी टारगेट 25 है। NMR 12 होना चाहिए और IMR इसका कोई भी टारगेट सेट नहीं किया गया है। अब हम राज्यों के अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। 8 स्टेट जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट को अचीव किया है MMR में, तो केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटका है, जहां पर MMR लेस देन 70 है, मतलब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इन 8 स्टेट्स में अचीव कर लिया है। क्लियर है? नाउ बात करते हैं 12 स्टेट्स के बारे में जिनका SDG टारगेट अंडर 5 आपको देखने को मिलेगा। आपको इन 12 स्टेट के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ बात करेंगे 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैव अटेंड द SDG टारगेट ऑफ NMR। NMR अचीव करने वाले राज्य आपको मिल जाएंगे केरला, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का सारांश आपको बता दिया, ये रिपोर्ट की समरी थी। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। देखिएगा, अभी वॉर के चलते कुछ एग्जाम्स थोड़े से डिले कर दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग ने CUET एग्जाम के बारे में सुना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जाम होंगे नहीं, डेफिनेटली होंगे, और होने के साथ साथ उसमें करंट अफेयर्स भी आएगा। तो आपके हर एक वनडे एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने पढ़ना नहीं शुरू किया है, देखना शुरू नहीं किया है, तो ये मेरा सजेशन है कि आप देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए और लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अप्रैल मंथ की 2 मंथली मैगजीन्स लॉन्च हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली मैगजीन में टॉप 300 MCQ और पूरे अप्रैल मंथ के वन लाइनर्स को कवर किया है।
दूसरी मैगजीन है जिसमें बैंकिंग करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, और ये दोनों मैगजीन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है न्यू शक्ति पॉलिसी। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई थी जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इन्होंने रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। शक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है? शक्ति का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। हमारे देश में जो कोल माइंस होती हैं, कि कोल माइंस का ऑक्शन होगा, किस तरीके से अलॉटमेंट्स होंगे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कोल सेक्टर में एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए शक्ति पॉलिसी को रिवाइज किया गया है। तो आपको याद रखना, शक्ति पॉलिसी कोल सेक्टर से बिलोंग करती है। शक्ति पॉलिसी कोल सेक्टर से बिलोंग आपको करती हुई दिखाई देगी। पहली बार शक्ति पॉलिसी को 2017 में इंट्रोड्यूस किया था और वापस से इसको रिवाइज किया है। क्यों किया गया है रिवाइज? जिससे अलोकेशन आसान हो जाए, इनहांस एनर्जी सिक्योरिटी एंड द बूस्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अब इसमें दो विंडो हैं। विंडो 1, कोल लिंकेज एट नोटिफाइड प्राइस। अब यहाँ पे जो कोल होता है, जो कोल माइनिंग होती है, उसका प्रॉपर ऑक्शन होता है, कितने प्राइस में कोल को बेचा जाएगा, उसका एक नोटिफाइड प्राइस होता है। तो यहाँ ये एप्लीकेबल केवल किसके लिए? सेंट्रल सेक्टर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनी है जैसे कि एनटीपीसी वगैरह, वो क्या करती हैं? कोल को खरीदने का काम करती है और उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। तो उनके लिए प्राइस को नोटिफाई करने की बात की गई है। कोल लिंकेज टू द स्टेट गवर्नमेंट और ऑथोराइज एजेंसी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सेकेंड विंडो है, सेकेंड विंडो जो है वो प्रीमियम प्राइस है। मतलब यहाँ पे जो कोल बेस्ड हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, इसका जो ऑक्शन करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ऑक्शन हो या लॉन्ग टर्म ऑक्शन हो या कोई पावर एग्रीमेंट हो, वो सारी चीजें आपको विंडो नंबर 2 में देखने को मिलेंगी। शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 12 मंथ होता है, लॉन्ग टर्म मतलब अप टू 25 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा, और इसमें फ्रीडम होगी कि आप इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकते हैं। तो उस तरीके की विंडो आपको विंडो नंबर 2 मिलेगी, जिसमें कोई भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वो इसमें आपका इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे 10 इयर्स ऑफ जन सुरक्षा स्कीम। अब हमारे देश में 3 जन सुरक्षा स्कीम चलती हैं, या आप कह सकते हो कि 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। कौन कौन सी है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इन तीनों स्कीम को 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन तीनों स्कीम्स को 9 मई को लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसके 10 साल कंप्लीट हो चुके, तो 10th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। अगर आप लास्ट ईयर का आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन देख लीजिए या फिर आईबीपीएस एग्जामिनेशन देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम तीनों स्कीम्स को देखेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। ये 1 ईयर का एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसको आप ईयर ऑन ईयर रिन्यू करा सकते हो। ठीक है। ये आपको डेथ कवरेज प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से लेकर 50 ईयर्स के बीच में है, 18 साल से 50 साल के बीच में है, और इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स है, तो आप यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है। पीपल हु ज्वाइन द स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग द 50 ईयर ऑफ एज कैन कंटिन्यू टू हैव द रिस्क ऑफ लाइफ कवर अप टू द 55 ईयर्स। इसमें लाइफ कवरेज 2 लाख रुपीज का होता है इन द केस ऑफ डेथ। ठीक है। और आपको 436 रुपीज पर ईयर प्रीमियम पे करना होता है। अभी तक इस स्कीम के अंदर 23.63 करोड़ इनरोलमेंट हुए हैं। मतलब 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इनरोलमेंट किया है। ना बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये सुरक्षा बीमा योजना आपको एक्सीडेंटल कवरेज देती है। ठीक है। ये 1 ईयर की है, आप उसको ईयर ऑन ईयर रिन्यू करा सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जिसका बैंक अकाउंट है और एज 18 ईयर से लेकर 70 ईयर्स के बीच में है, तो वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर इनरोलमेंट कर सकता है। इसमें एक्सीडेंटल कवरेज 2 लाख रुपीज का दिया जाएगा अगर आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या डेथ हो जाती है, और टेम्पररी डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख रुपीज दिए जाते हैं, और इसमें जो प्रीमियम अमाउंट है वो 20 रुपीज पर एनम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे अटल पेंशन योजना। ये आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वो सभी लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और अगर वो भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट पर, मतलब 60 ईयर्स हो जाने पर उनको पेंशन मिले, तो वो अटल पेंशन योजना में एनरोलमेंट कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना को रेगुलेट करने का काम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसमें कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास बैंक अकाउंट है, 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच में है, तो अटल पेंशन योजना में एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसमें
टैक्स एग्जम्पशंस देखने को मिलते हैं और जो इनकम टैक्स पेई हैं वो इनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं अटल पेंशन योजना में। क्लियर है? डिपेंड ऑन योर प्रीमियम, जितना आप पे करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको पेंशन मिलेगी जब आप 60 साल के हो जाएंगे। 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपए। तो मैक्सिमम पेंशन पर मंथ 5,000 रुपए यहाँ पर मिल सकती है इन अटल पेंशन योजना। तो इन तीनों स्कीम के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आपको ये तीनों स्कीम न्यूज में देखने को मिल रही है। ना बात करते हैं ला प्रेंसा। ला प्रेंसा क्या है? एक न्यूज़पेपर है। कहाँ का? निकारागुआ का। इसे यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है। तो 2025 का यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज, इसको हम गुलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज के नाम से भी जानते हैं। और ये किसे मिला है? निकारागुआ के न्यूज़पेपर जिसका नाम है ला प्रेंसा को दिया गया है। ला प्रेंसा जो न्यूज़पेपर, इसकी शुरुआत 1926 में हुई थी, मतलब 1926 में इसकी शुरुआत हुई थी। ना बात करेंगे यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज के बारे में। इस अवार्ड की शुरुआत 1997 में 1997 में की गई थी। कोई भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करता है प्रेस की फ्रीडम के लिए, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज, दिस इज इंपॉर्टेंट प्राइज, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। याद रखना है, ला प्रेंसा को दिया है, जो कि निकारागुआ का आपको न्यूज पेपर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट स्नेह मिलान मेला। अब यहाँ पे स्नेह मिलान मेला किसने ऑर्गेनाइज किया? आंसर हो जाएगा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने किया, जो कि कोल इंडिया की कंपनी है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हेडक्वार्टर है और 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब इस स्नेह मिलान मेला में क्या हुआ? जितने भी एम्प्लॉय हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पे गैदर हुए थे, इकट्ठे हुए थे और कई सारे ट्रेडिशनल क्विजीन एंड कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिससे कम्युनिटी रिलेशन को बिल्ड किया जा सके। तो स्नेह मिलान मेला किसने ऑर्गेनाइज किया? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने इसे ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंक्रीज द क्रेडिट गारंटी फॉर स्टार्टअप टू 20 करोड़ रुपीज। याद कीजिए, जब यूनियन बजट 2024-25 का आया था, तब निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि जो स्टार्टअप्स के लिए हम क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करते हैं 10 करोड़ रुपए की, इसको हम बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर देंगे। तो फाइनली इसे 20 करोड़ रुपीज कर दिया गया है। So government of India has increased the credit guarantee to eligible startup under the credit guarantee scheme for startup 20 crore rupees from the present 10 crore rupees। और इसको नोटिफाई करने का काम DPIIT ने किया है, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि एक नोडल बॉडी है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे कहा गया है, अगर यहाँ पे कोई भी स्टार्टअप है जिसको हम लोन प्रोवाइड करते हैं, तो जो डिफॉल्ट कवरेज है उसको इंक्रीज करके 85% किया गया है, अप टू 10 करोड़ रुपीज। और कवरेज यहाँ पे आपका 75% आपका डिफॉल्ट कवरेज होगा, अप टू 20 करोड़ रुपीज के लिए। और यहाँ पर जो एनुअल गारंटी फी है फॉर स्टार्टअप इन 27 चैंपियन सेक्टर, उसको रिड्यूस करके आपका कितना कर दिया गया है? रिड्यूस टू 1% फ्रॉम द 2% पर ईयर। तो ये कुछ फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 3 बातें हैं। पहली बात, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर स्टार्टअप के अंदर फंडिंग दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो 20 करोड़ रुपीज तक दी जा सकती है। अगर 10 करोड़ रुपीज तक की फंडिंग होती है तो आपका जो डिफॉल्ट कवरेज है वो 85% है। और अगर 20 करोड़ रुपीज तक की आप फंडिंग उठाते हैं तो आपका जो डिफॉल्ट कवरेज है वो 75% आपको देखने को मिल जाएगा। ना बात करेंगे क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में। इस स्कीम की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में की थी। इसके अंदर जो एलिजिबल स्टार्टअप्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और अलग अलग जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, NBFCs हैं, वो क्या करती हैं? लोन प्रोवाइड करने का काम स्टार्टअप्स को करती है। यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं अप टू 20 करोड़ रुपीज के, उसकी गारंटी DPIIT नहीं लेती। ये गारंटी कवरेज होती है अंडर द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पे जो गारंटी कवरेज है वो किसके द्वारा है? NCGTC के द्वारा गारंटी को कवर किया जाता है। अभी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड क्या है? तो इसका फॉर्मेशन अंडर द कंपनीज एक्ट हुआ था 2014 में। इसे कवर करता है या इसको रेगुलेट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है। ये क्या करती है? कॉमन ट्रस्टी कंपनी है जो अलग अलग स्टार्टअप स्कीम या अलग अलग जो गवर्नमेंट फंड देती है, क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। अब यहाँ पे बात हो रही है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में। स्टार्टअप इंडिया स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी को हुई थी 2016 में। इसका पर्पस है हमारे देश में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करना, और इसकी नोडल एजेंसी DPIIT आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है हरियाणा लॉन्च पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना।
तो पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने लॉन्च की है? हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आर्टिस्ट हैं, जिनको फाइनेंशियली नीड की रिक्वायरमेंट है अपनी आर्ट को बचाने के लिए, तो उनको मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा हरियाणा का, आपके पास मिनिमम 20 ईयर का एक्टिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग, डांस, ड्रामा, पेंटिंग एंड आर्ट में, और यहाँ पर आपको वेरीफाई करके पंडित लक्ष्मीचंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कंडीशन है कि आपकी जो एनुअल इनकम लिमिट है वो 1.80 लाख अप टू 1.80 लाख रुपीस होनी चाहिए, मतलब 10,000 पर मंथ तक होनी चाहिए, या 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जो कि ऐसे आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंगली उनको कंट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे CCRAS रिवाइव 2 की आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करता है, इन्होंने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट को क्या किया है? प्रिजर्व करने का काम किया है, रिवाइव करने का काम किया है। कौन कौन से हैं ये आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट? आपको 2 देखने को मिलेंगे। एक है द्रव्य रत्नाकर निघुटि, द्रव्य रत्नाकर निघुटि और द्रव्य नामांकरा निघुटि। ये आपके 2 मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे जो कि आयुर्वेदा से संबंधित है, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया है? रिवाइव करने का काम किया है। सबसे पहले बात करेंगे द्रव्य रत्नाकर निघुटि के बारे में। इसके ऑथर आपको मुदगला पंडिता देखने को मिलेंगे और 1480 एडी में इसको लिखा गया था। इसमें 18 चैप्टर्स हैं जिसमें अलग अलग ड्रग्स के कंपोजिशन, अलग अलग मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में बताया गया है, और इसका जो रेफरेंस है वो धन्वंतरी में भी देखने को मिलता है। इसको रिवाइव करने का काम, इसको एडिट करने का काम डॉक्टर SD कामत के द्वारा किया गया है, जो कि आयुर्वेदा स्कॉलर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है द्रव्य नामांकरा निघुटि। इसका जो एट्रीब्यूटेड है, मतलब इसके जो ऑथर एक तरीके से कह सकते हैं आप, भीष्म वेद आपको देखने को मिलेंगे, और ये पोस्ट धन्वंतरी एरा से बिलोंग करती है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के ड्रग्स के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अलग अलग राज्य वंशों ने अलग अलग समय पे इसका इस्तेमाल भी किया है, जैसे कि भैंस राज्य कल्पना ने, और इसको एडिट करने का काम भी किसने किया है? डॉक्टर SD कामत ने किया है। नेक्स्ट है इंडिया एंड चिली साइन टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर टू स्टार्ट CEPA नेगोशिएशन। CEPA क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इसको इंडिया और चिली साइन कर रहा है। एक्चुअली अभी चिली के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, जिनका नाम है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये इंडिया विजिट करने आए हुए थे, और फिर दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि हम नेगोशिएट करेंगे अंडर द CEPA, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब आखिरकार CEPA होता क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले चिली की लोकेशन देख लो। ये आपको यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई देगी, और सेंटियागो इसकी कैपिटल आपको मिल जाएगी। एक्चुअली इंडिया और चिली के बीच में अभी PTA एग्रीमेंट है। इस PTA एग्रीमेंट को अपग्रेड करके CEPA एग्रीमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, PTA एग्रीमेंट क्या है? इसका मतलब है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसको मार्च 2006 में लॉन्च किया गया था, मतलब साइन किया गया था। इसके अंदर कई सारी वस्तुएं आती हैं जिनकी ट्रेडिंग की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बोथ कंट्री वांट टू एक्सपेंड देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इसलिए PTA को अपग्रेड करना चाहते हैं CEPA में, क्योंकि जब CEPA अपग्रेड होगा तो इसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स, MSME और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा, कई सारी और नई चीजें एड ऑन हो जाएंगी। CEPA को हम इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी कवर किया जाता है, मतलब और भी ज्यादा एडवांस वर्जन होता है ये PTA का। ठीक, अंत में 2 शॉर्ट न्यूज है। पहली न्यूज यहाँ पर आती है नितिन गडकरी जी, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को संभालते हैं। इन्होंने कहा है कि भारत विश्व में 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में आता है। वर्ल्ड में 3rd नंबर पे लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? भारत में होती है। हमारा टारगेट है विश्व में सबसे ज्यादा व्हीकल मैन्युफैक्चर करना, और हम 2029 तक ऐसा अचीव कर पाएंगे, ऐसा नितिन गडकरी का कहना है। नेक्स्ट बात करते हैं IMF।
आईएमएफ ने $2.4 बिलियन का लोन अप्रूव किया है पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का लोन मिला है। $1 बिलियन का जो लोन है वो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर दिया गया है, बेल आउट, और 1.4 बिलियन डॉलर का लोन जो है वो क्लाइमेट के लिए दिया गया है। ठीक। व्हाट इज इंडिया ग्लोबल रैंक इन द व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग? आंसर क्या हो जाएगा? अभी इंडिया 3rd नंबर पे है, हम 1st नंबर पे हो जाएंगे बाय द 2029। इन विच इंडियन स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में इसको ड्रिल किया गया है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। स्नो लेपर्ड कितने आइडेंटिफाई किए गए हैं लद्दाख में? मतलब लद्दाख में कितने स्नो लेपर्ड है, आपको काउंटिंग बतानी है कमेंट सेक्शन में। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर करंट अफेयर्स में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इसकी करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।